अब आइए कुछ बात करते हैं आगे की। आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाड़ी जो है ऊबड़ खाबड़ रोड पर चलती है तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, महंगी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं एक्सयूवीज टाइप में, तो देखिए उन पर जो है कोई भी कितना भी बम्प आ जाए, बम्पर आ जाए, बम्प रोड आ जाए या ऊबड़ खाबड़ रोड आ जाए तो आपको जो है झटका नहीं लगता उस केस में। आप जो है बिल्कुल स्मूथली, जैसे लगता है कोई नाव पे बैठे हुए हैं, वो उस तरीके से समझिए आप। मतलब किसी तरीके का कोई जर्क नहीं लगेगा और आप जो है उसमें टायर्ड नहीं महसूस करेंगे उस केस में, स्मूथ रनिंग होगी। तो ये ऐसा प्रोवाइड करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो सस्पेंशन सिस्टम ही होता है। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, वो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि सस्पेंशन सिस्टम एक सेपरेट लाइन होती है, ऐसी चीज़ होती है जहाँ से सस्पेंशन से ही बॉडी और जो व्हील या एक्सल है वो अलग अलग होते हैं। उन्हीं से हम जो है वो क्या होती है, वो उस तरीके का बॉर्डर होता है एक तरीके का। सस्पेंशन सिस्टम्स के द्वारा ही जो है व्हील, एक्सल और बॉडी ये जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग वहीं से आप इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सस्पेंशन सिस्टम बेसिकली जो यूज़ किए गए, क्योंकि जब सबसे पहले जब गाड़ियाँ बनी होंगी, आप देखिए जो बैलगाड़ी टाइप की होती है उसमें हल्का फुल्का, अगर कभी बैलगाड़ी देखे हों तो उसमें जो थोड़ी बहुत स्लो स्पीड ही चलती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी गड्ढे में जाती है तो उसमें बहुत तेज़ी से जो बैठे लोग होते हैं उसमें अंदर बहुत काफ़ी जर्क लगता है उसमें। ये सस्पेंशन सिस्टम कोई जो है जो ट्रॉली वगैरह होती है तो उसका बहुत अच्छा नहीं होता। तो ट्रॉली में जब लोग कभी ये ट्रॉली में आप बैठे हुए हों या ट्रॉली में देखें तो उस केस में हल्का सा भी कोई जर्क होता है तो बहुत तेज़ी से लगता है ट्रॉली के ऊपर। ट्रैक्टर ट्रॉली की बात हो रही ना यहाँ पर। तो अब जो है फिर ये सस्पेंशन सिस्टम जो सबसे पहले यूज़ हुआ वो 1903 में यूज़ हुआ था। ये जर्मनी में यूज़ किया गया, जो कार में सबसे पहले लगाया गया था और कार में जो है शॉक एब्जॉर्बर के फॉर्म में लगाया गया था ये जर्मनी में। तो ये वहाँ पर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो लेलैंड ने जो है टॉर्सन बार 1920 में करीब यूज़ किया। 1920 में वो शॉक एब्जॉर्बर के साथ उन्होंने टॉर्सन बार भी यूज़ किया सस्पेंशन सिस्टम में। ये चीज़ें थी। और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम 1932 में आ गया। फिर उसके बाद जो है हाइड्रोन्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम 1955 तक हाइड्रोन्यूमेटिक आ गया। वो थोड़ा सा कुशन टाइप का होता था और भी ईजी होता था, बहुत ज़्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता था। उसके बाद फिर रबर के इंडिपेंडेंट रबर सस्पेंशन सिस्टम यूज़ होने लगे 1959 में। फिर हाइड्रोस्टैटिक सस्पेंशन सिस्टम से 1962 तक यूज़ होने लगे। तो इस तरीके से जो सस्पेंशन सिस्टम में जो है काफ़ी सुधार आया। और रिसेंटली जो है इस तरीके के जो हाइड्रोस्टैटिक सस्पेंशन सिस्टम है, कुशन उसमें रबर भी होता है, न्यूमेटिक सिस्टम भी होता है, सब कुछ ये सब यूज़ हो रहे हैं। और ये सब कंबाइन हो करके एक साथ और बहुत ही स्मूथ राइडिंग या स्मूथ ड्राइविंग उसमें जो है ये शो करते हैं। जब भी कभी ड्राइवर चलता है तो उस केस में उसको किसी तरीके की कोई थकान नहीं होती। तो ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें होती हैं, अभी तो हम बात तो खैर किए ही, ये जो है व्हीकल का जो है ये स्ट्रक्चर को सेव करते हैं, ये जो है जो और शॉक वाइब्रेशन को, व्हीकल के स्ट्रक्चर को शॉक से वाइब्रेशन से सेव करती हैं रफ रोड पर। और एक कुशन प्रोवाइड कराती हैं, स्मूथ राइडिंग कराती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अभी बात भी किया था मैंने। स्प्रिंग्स लगी हुई होंगी, स्प्रिंग्स होंगी, एक्सल्स होंगे, व्हील्स होंगे, ये सब भी जो है सस्पेंशन में ही आ जाते हैं। व्हील्स भी जो है जो रबर के जो उसके अंदर टायर ट्यूब लगे होते हैं वो सब भी कुशन का काम करते हैं, वो भी जो है शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्सल्स भी होते हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। डैम्पर्स, शॉक एब्जॉर्बर अलग से लगाए जाते हैं। डैम्पर्स जो होते हैं वो एक तरीके के शॉक एब्जॉर्बर्स, वो क्या करते हैं, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसके बाद जो फिर जब डिफॉर्म होते हैं तो उसके बाद फिर अपनी फिर रीफॉर्म में तब आते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं, एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस तरीके से वाइब्रेशन नहीं होने पाता। स्टेबलाइज़र जो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी बॉडी को स्टेबल करके रखता है। टॉर्सन रिजिडिटी इसकी जो है सही होती है, जिस कारण से जो है स्ट्रक्चर जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होने पाता, ये मेंटेन रखता है। तो
और ये प्रॉपर जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री होती है उसको मेंटेन रखते हैं। स्टीयरिंग ज्योमेट्री हमने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टीयरिंग ज्योमेट्री की वजह से जो है अगर मान लीजिए वो सही ना हो तो उसके इसमें जो है कैस्टर, कैम्बर और सारे एंगल्स जो है गड़बड़ा जाते हैं और जो गाड़ी होती है वो एक तरफ भागने लगती है, ऐसा भी होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, आप देख रहे हैं इसमें। और अब एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी सी बात इसकी कर लें। तो जो एक अच्छा सस्पेंशन सिस्टम हमको सोचना है, अगर मान लीजिए कभी डिज़ाइन करना है, तो एक अच्छे सस्पेंशन सिस्टम में जो है सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए, कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें, ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करें उसका कि जो है, या ये ऐसी जो है उसकी डिज़ाइन हम लें कि जो है जिसकी कॉस्ट कम हो, मिनिमम वेट कम से कम रखेंगे। तो पावर टू वेट रेशियो का भी ध्यान रखना है उस केस में। डिफ्लेक्शन उसमें कम से कम हो, क्योंकि हम वाइब्रेशन को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो उस केस में फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका। मेंटेनेंस भी उसकी कम से कम हो कि मतलब जल्दी से ख़राब ना हो। ये ना हो कि पता चला बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड पर या देहातों में लेकर के निकल गए, गांव साइड में जहाँ पर रोड सही नहीं है, तो उस केस में बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लीजिए प्रॉब्लम आ भी गई तो ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, कम पैसे में बन जाए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उस पर पैसा लगे। स्टेबलाइज़र जो होता है वो रोलिंग और पिचिंग वाइब्रेशंस को यूज़ करा, वो तो हमने बताया भी था आपको अभी इसके पहले स्टेबलाइज़र के बारे में। तो ये क्या करते हैं, रोलिंग और पिचिंग वाइब्रेशंस जो होता है उनको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज़र में आ गई। तो ये अब आप फिगर देख रहे होंगे, ये जो शॉक एब्जॉर्बर होता है ये इसके किस तरीके, देखिए पैसेंजर हो गया है ना, ये जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और इनके साथ कनेक्टेड है, ये इस तरीके का वेट जो होता है वो स्प्रिंग वेट कहलाता है। और जो टायर के साथ जो यहाँ पर लगा हुआ होता है व्हील एक्सल सिस्टम जो होता है वो अनस्प्रिंग वेट कहलाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें डैम्पर लगा हुआ है, ये स्प्रिंग लगी हुई है। इसके साथ देखिए ये पैसेंजर कैरेज है, ये ऊपर का बॉडी का फॉर्म, जहाँ पर बॉडी होगी, जहाँ पर पैसेंजर बैठेगा या सामान रखा जाएगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर ये डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर लगाया गया है, इसके साथ स्प्रिंग लगाई गई है पैरेलल में। आपको पता है जब पैरेलल में शॉक एब्जॉर्बर और स्प्रिंग लगाया जाता है तो स्टिफनेस यहाँ पर कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, जबकि इन दोनों की स्टिफनेस पहले से भी कम रखी जाती है। और जब पैरेलल में लग जाएंगे तो स्टिफनेस बढ़ जाती है, K बराबर K1 + K2 हो जाता है। आपने पढ़ा भी है पहले से भी, स्प्रिंग सिस्टम में ये डैम्पर है, व्हील एक्सल लगा हुआ है। उसके बाद फिर देखिए टायर, देखिए टायर में भी यहाँ पर देखिए टायर क्या कर रहे हैं, ये भी शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। देखिए इसीलिए देखिए यहाँ पर स्प्रिंग टाइप में इसको बनाया गया है कि ये पूरा आप इस सिस्टम से आप समझ सके कि जो सस्पेंशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ हो रहा है। तो सस्पेंशन सिस्टम जो है बेसिकली कहाँ कहाँ पर है, बॉडी पर है। देखिए बॉडी पर है सस्पेंशन सिस्टम, ये आप देख पा रहे हैं बॉडी के साथ लगा हुआ है। फ्रेम पर लगा हुआ है, देखिए ये फ्रेम पर लगा हुआ है सस्पेंशन सिस्टम, और पहिए के साथ भी लगा हुआ है सस्पेंशन सिस्टम। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये इस पर ये सारी चीज़ें, तो ये स्प्रिंग उसी का पार्ट होती है। तो स्प्रिंग देखिए जहाँ जहाँ लगाया गया है, बॉडी के साथ भी लगाई गई है, फ्रेम के साथ भी लगाई गई है, और व्हील के साथ भी, व्हील के साथ ये कुशन का काम कर रही है और लगती भी है व्हील के साथ यहाँ पर। तो अब क्या हो जाएगा, ये कितने टाइप की स्प्रिंग्स होती हैं, अब आप ऐसे समझिए। स्प्रिंग जो होती हैं वो बेसिकली लीफ स्प्रिंग, कॉयल स्प्रिंग, ज़्यादातर लीफ स्प्रिंग आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी। गाड़ियों में सबसे ज़्यादा लैमिनेटेड टाइप की जो लैमिनेटेड स्प्रिंग होती है, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं, आई होती है, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में पहले भी। और लीफ स्प्रिंग्स तो आप सिंपल सा अगर देखना चाहें तो जो अब यहाँ पर रोड पर जो घोड़े वाली गाड़ियाँ होती हैं, दौड़ा करती हैं, उनमें बिल्कुल ओपन दिखाई पड़ती है सामने सामने। तो वो जो है लकड़ी के वो जो है वहाँ पर स्ट्रक्चर को जो है फ्री, जो ऊपर का होता है उसको हैंडल किए रहती है, नीचे जो आप देखते हैं एक्सेल के साथ लगी हुई होती है। लीफ स्प्रिंग हो गया, कॉयल स्प्रिंग उसी में लगाया जाता है। टॉर्सन बार हो गया, टॉर्सन बार भी उसी में से लग जाता है इसमें। ये अलग टॉर्सन बार भी एक तरीके की स्प्रिंग ही होती है। तो वो जो है उसकी जो टर्निंग होती है या रोलिंग होती है, उसको जो है ये यहाँ पर ये उसको एब्जॉर्ब करती है। जो रोलिंग मोशन होता है उसको एब्जॉर्ब करके फिर से ये वापस अपने इनिशियल फॉर्म में ला देती है। गैस, ये एयर या गैस टाइप की जो स्प्रिंग होती है, हम इस एयर और गैस स्प्रिंग के बारे में आगे हम बात करेंगे इसमें।
तो वो एयर और गैस स्प्रिंग हो गई, वो किस तरीके से होती है इसके बारे में डिटेल में बात भी करना है आपसे। और रबर स्प्रिंग भी होती है, रबर स्प्रिंग लगाई जाती है। तो ये करते क्या हैं ये सब जो लगाया जाता है, जो स्प्रिंग है, डैम्पर है, शॉक एब्जॉर्बर जिसको बोल रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें ये लगाई जाती हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये जब कभी गाड़ी जो है किसी बम्प रोड पर या रफ़ रोड पर जाती है या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे जाती है, तो ये जो होते हैं ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब रिजर्वायर ऑफ एनर्जी ये स्टोर कर लेते हैं एनर्जी को, है ना। और जब इसके ऊपर सडन कोई जर्क लगता है या सडन जो है किसी गड्ढे में आई या ऊपर की तरफ आई, तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है इन स्प्रिंग और टेम्पर के द्वारा। और वो फिर जब रिटर्न होती है ये अपनी वापस एक्चुअल पोजीशन में आती है। भाई जब एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, या तो ये स्प्रिंग खींचेगी, है ना, या तो ये स्प्रिंग क्या होगी, दबेगी। दोनों पार्ट होता है। तो दोनों केसेस में क्या होता है, जब स्प्रिंग खींचेगी या दबेगी, तो जो उस केस में फिर जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो उसकी टेंडेंसी यही होती है ड्यू टू इट्स स्टिफनेस कि ये क्या होती है, अपनी फिर से ओरिजिनल शेप को रीगेन करना चाहेगी, फिर से अपनी जगह पर आना चाहेगी। तो उसको आने में जो होता है ये फिर अब सडन जैसे जिस तरीके से खींची थी या दबी थी स्प्रिंग उस तरीके से फिर नहीं होगा ऐसा, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर जो लगा होता है इसीलिए शॉक को ये एब्जॉर्ब करता है। फिर ये जो रिटर्न होगा ये बहुत धीरे धीरे ईजिली रिटर्न होगा, ताकि फिर वाइब्रेशन ना हो कि मेन पोजीशन को जाने के बाद फिर से वो दोबारा वो आगे की तरफ निकल जाए ड्यू टू इनर्शिया और वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए। उसको ये चेक करेगा, उसको रोकेगा, और साथ में क्या होगा ये जर्क नहीं आने देगा। तो डैम्पर जो होते हैं विद द यूज़ ऑफ डैम्पर कह रहा है बाई विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। डैम्पर में जो होता है वो अभी हम डैम्पर के बारे में थोड़ा डिटेल में भी आगे बात करेंगे। तो डैम्पर या शॉक एब्जॉर्बर के बारे में हम अलग से हम उसका जो है एक अलग लेक्चर लेंगे, तो उसकी हम आपको जो है मैकेनिज्म उसमें समझा भी देंगे। तो ये क्या होता है, ये हीट जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में जो है ये ट्रांसमिट कर देता है। और जब फिर से जो है ये अपनी रीपोजीशन पर आता है तो जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको अवॉइड करता है, बहुत तेज़ी से सडन अपनी पोजीशन पर नहीं आने देता। उस पूरी जो चीज़ दबी हुई है, चाहे वो व्हील सिस्टम हो गया हो, व्हील एक्सल सिस्टम हो गया हो, चाहे पैसेंजर हो गया हो, तो वहाँ पर जो है जब रिटर्न होता है तो अपनी जगह पर वो बहुत ही धीरे धीरे रिटर्न होता है। ऐसा इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जो सॉफ्ट स्प्रिंग्स होती हैं और या शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉफ्ट स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर ये एक साथ देखिए कंबाइन करके लगाए जाते हैं। स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं कंबाइन करके लगाए जाते हैं। ये अप एंड डाउन मोशन को कंट्रोल करते हैं। वही हमने बताया कि जब ये स्मूथली जो है रिटर्न होंगे तो उस केस में ड्यू टू इनर्शिया अपनी मीन पोजीशन से वापस उस दूसरी डायरेक्शन में नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि होता यही है कि जैसे मान लीजिए ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन से जो है जब जैसे ही जर्क लगा तो ये स्प्रिंग दब गई, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी वापस फिर से अपनी मीन पोजीशन पर तुरंत आने की। तो ड्यू टू इनर्शिया क्या होगी, ये आगे निकल जाएगी। तो आगे निकलेगी तो फिर क्या होगा, फिर उस केस में स्प्रिंग में अभी मान लीजिए स्प्रिंग जो है दबी हुई थी, तो अब इस केस में क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगी, वो अपनी पोजीशन पर लौटेगी। तो फिर इस तरीके से क्या होगा, एक वाइब्रेशन होगा। तो ये जो वाइब्रेशन होगा तो इस तरीके से जो है ये वाइब्रेशन या जर्क को एब्जॉर्ब करेगी, है ना। और जो व्हील रोड के ऊपर जो शॉक्स होते हैं उनको जो है एब्जॉर्ब करती है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जो है ये स्मूथली लौट आती है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये जो एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा बात करनी थी कि ये जो रोलिंग और पिच है ना, जो ये है इनको जो है कंबाइंड फॉर्म में हम डायगोनल पिच भी बोलते हैं, डायगोनल पिच। तो ये अगर कंबाइंड फॉर्म में इसको बोलेंगे तो इसको डायगोनल पिच कहते हैं। ये कभी भी मान लीजिए ये हो सकता है डायगोनल पिच के नाम से कभी कोई चीज़ बोली जाए या समझा जाए, तो डायगोनल पिच जो होती है इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होती है, रोलिंग पिच और रोलिंग और पिच का। तो ये जो है डायगोनल पिच कहलाती है ये। तो इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म हो गई है। देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जब कोई जो है कार किसी भी बम्प पे जाती है तो ऊपर की तरफ देखिए बॉडी उठ रही है,
स्प्रिंग देखिए यहाँ लगी हुई होगी, तो ये चीज़ कहलाती है बाउंसिंग, ये चीज़ कहलाएगी बाउंसिंग। अगर मान लीजिए कि एक जो है पहिया किसी बम के ऊपर चढ़ा, ये एक तरफ का पहिया जो है, ये दोनों पहिए जो है ये किसी बम के ऊपर चढ़े, इस तरीके से आए, तो ये जो है ये जो पूरा ये इस डायरेक्शन में झुक जाएगा, पूरी बॉडी जो है ऊपर की, तो ये रोलिंग कहलाती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये इस तरीके डायरेक्शन झुक जाएगी, रोलिंग कहलाएगी। और जो पिचिंग होती है वो कैसे होती है, अब देखिए ये है यहाँ पर, ये पिचिंग है ये, तो एकदम से जो है ये एक्सेलरेट हुई, और ये जो एक्सेलरेट होने के बाद क्या हुआ, या फिर ऊपर का हिस्सा जो है किसी बम के ऊपर चढ़ा, दोनों पहिए आगे वाले, तो जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है या एक्सेलरेट हुई एकदम से, तो जो आगे वाला हिस्सा होता थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है ये टिल्ट हो जाता है हल्का सा। तो ये देखिए आप इसको बोलते हैं पिचिंग। तो इस तरीके से आपने देखा इसमें डायग्राम में कि ये तीनों चीज़ें कैसे डिफ्रेंशिएट की जाती हैं, बाउंसिंग, रोलिंग और पिचिंग। अब हम समझते हैं कि सस्पेंशन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।